हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज मैं लेकर आया हूं 15 क्वेश्चन सीडीपी के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम आपका सीटेट का, जो आपको पता है 20 अगस्त को होने वाला है ऑफलाइन। उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, यानी कि विकास जो होता है वो कैसे प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है पहला केवल एक, अनुवांशिकता से, केवल एक और दो, एक दो तीन, या एक दो तीन चार। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारा विकास होता है अनुवांशिकता से तो होगा ही होगा, अनुवांशिकता से तो होगा। शिक्षा हम पढ़ेंगे तो हमारा और माइंड खुलता है, तो शिक्षा से भी होगा। संस्कृति से हम सीखते हैं तो संस्कृति से भी होगा। समाज से सीखते हैं तो समाज से भी होगा। तो इसका ऑप्शन सीधा सा करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 4, यानी कि सारे ये जो है विकल्प सही है। विकास जो प्रभावित होता है वो चारों से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व होता है। अव्यवस्थित रूप से होता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। केवल विद्यालय के परिणाम से होता है। आप मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर, क्या केवल विद्यालय के परिणाम से विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने पीछे भी देखा था। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान विकास हो सकता है? कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो एक समान से दर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। अचानक से विकास कैसे हो जाएगा भाई? धीरे धीरे ही तो होगा। पहले एक, फिर और बड़ा होगा, फिर और व्यक्ति, ऐसे तो बड़े होते हैं हम भी, कौन सा एकदम से बड़े हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है व्यवस्थित रूप से। हाँ, व्यवस्थित रूप से धीरे 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 होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति यानी बोलने वाला होता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीय कारक डैश संस्था है। छोटे बच्चे जो होते हैं, सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? क्या हमारे अभिभावकों का कार्यस्थल यानी अभिभावकों के ऑफिस से सीखते हैं क्या वो? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। संचार के माध्यम से, मतलब कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा? जब छोटा बच्चा है तो वो किसी से बोल ही नहीं पाएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। कानून से कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा ऑप्शन। सबसे पहले बच्चा सीखता है अपने परिवार से, यानी कि फैमिली से सीखता है। दूसरा सीखता है वो अपने स्कूल से। स्कूल के बाद सीखता है वो अपने फ्रेंड्स से। फ्रेंड तो स्कूल में ही बनते हैं। फिर मीडिया से। ये हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में बता देता हूँ। जीन पियाजे हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, एजुकेशनल साइंटिस्ट हुए हैं। ये हमारे 4 अवस्थाएं दी थी इन्होंने, 4 अवस्थाएं यहाँ पर दी थी इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, एक संवेदी पेशी है। मैं इसको आपको डिटेल में करा दूंगा, आप थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ। एक ये हमारी जो शुरू होती है बच्चों की, ये 0 से 2 वर्ष के लिए से स्टार्ट होती है। इसमें जो बच्चा होता है ना, वस्तु स्थायित्व, यानी कि कोई चीज़ की अपनी जो समझ बना लेगा कि ये, अगर कोई चीज़ उसको दिखा दो कि ये फ़ोन है, तो वो फ़ोन ही समझेगा हर चीज़ को। तो ये गुण उसमें धीरे धीरे आ जाता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था हमारी यहाँ पर हो जाती है संवेदी। पहली हो गई हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी हमारी यहाँ पर हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक, ये आप लिख लेंगे थोड़ा। तो ये हमारी जो होती है, ये एज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इनकी, इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लें। इसके बाद हमारी एक तीसरी आती है। इसमें जो वो गुण होता है ना, तो वो बच्चा चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, प्रतीकों को भी, सिंबल्स को भी देख सकता है इस स्टेज में, पर परमानेंट नहीं रख सकता वो अपने दिमाग में कोई भी चीज़, वो सिर्फ देख लेगा। इसके बाद हमारी एक चौथी स्टेज आ जाती है, सॉरी थर्ड स्टेज आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो मेच्योरिटी वाली आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक। ये हमारी जो इसमें एज होती है बच्चे की, वो 7 से 11 वर्ष की एज होती है। तो इसमें जो बच्चा क्या करता है, सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। मान लीजिए लैपटॉप रखा है, फ़ोन रखा है, तो उसे देखेगा, उस पर चिंतन शुरू कर देगा। इसमें अपिलैटवादी जो मतलब जीववाद होता है वो सारे आ जाते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं। एक हमारी चौथी स्टेज जीन पियाजे की यहाँ आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक। ये जो इसमें एज का क्राइटेरिया रहता है वो 11 से 15 वर्ष। ये आपको बहुत ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
इसमें जो बच्चा होता है ना, अमूर्त चिंतन यानी कि बहुत सारी थिंकिंग करने लगता है, तरीके तरीके की सब चीज़ों को समझने लगता है। तो ये हमारी जीन पियाजे की स्टेज यहाँ पर हो जाती है। वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये बोल रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए वर्तमान भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो बीते हुए समय के बारे में चिंतन मेच्योरिटी करनी शुरू कर देते हैं वो हमारे थर्ड ऑप्शन में आता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। यानी जीन पियाजे की जो चिंतन की बुनियादी मतलब बुनियाद जो है उनकी वो किस रूप में जाना जाता है। तो पहला हो जाता है हमारा ये सहज क्रिया, ये नहीं होगा। संकेत नहीं होगा। अवधारणा नहीं होता है। स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही स्टोर होती हैं, मान लो फ़ोन के बारे में हमारे स्टोर है कि ये फ़ोन है, कप है, प्लेट है, तो वह उनको प्रयोग करके किसी वस्तु विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है उसको सोचकर, तो उसी को हम जो है यहाँ स्कीमा बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला आता है लेव वाइगोत्स्की के ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया। तो इसका तो ऑप्शन ही सीधा सीधा है आपका भाषा। इनकी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाइगोत्स्की, कोल्सबर्ग और जीन पियाजे, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन साइंटिस्ट है। लगभग 70 to 80 क्वेश्चन तो इसी में से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है। एक बात बताओ कि विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को क्या मतलब, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है। तो सामाजिक आनुवंशिक कारक का आकार दे देता है क्या? नहीं। संज्ञानात्मक और संस्कृति का विकास देता है क्या? भावनात्मक प्रकृति कारक देता है, शारीरिक संवेग करता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है कि सिद्धांत जो उन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, तो उसमें जो सिद्धांत जो विकास का, तो बच्चा संज्ञानात्मक पर बल बहुत देता है, वहाँ पर संज्ञानात्मक हो जाएगा और इसका आकार हो जाएगा यहाँ संस्कृति। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लें, ये पूछा जाता है, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये हमारा जीन पियाजे हो जाता है करेक्ट। इसी के साथ, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। क्या अध्यापक को कठोर होना चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए मार तोड़ नहीं करनी चाहिए? नहीं होगा। गैर लचीला, फिर वही के कठोर होना चाहिए, उसको कुछ चीज़ मतलब समझाने नहीं चाहिए। एक हमारा ऑप्शन रहता है अनजान होना चाहिए, तो अनजान भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक को होना चाहिए हमेशा लचीला। कुछ पॉजिटिव वर्ड भी इसमें काम करते हैं, जैसे जो पॉजिटिव दिखाई देते हैं। शिक्षक है, अगर शिक्षक लचीला नहीं होगा तो कैसे सीखेंगे बच्चे? अगर बच्चे कोई क्वेश्चन है शिक्षक बताएगा ही नहीं तो कैसे सीखेंगे? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर लचीला ठीक हो जाता है। अगला, बुद्धि लब्धि IQ यानी इंटेलिजेंट कोशिएंट परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? क्यों की जाती है IQ लेवल की परीक्षणों की वो आलोचना? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, ये भी नहीं होगा। संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित यानी पश्चिमी संस्कृति के जो UK वगैरह है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका जो प्रभाव होता है उससे जो ग्रसित होते हैं उसकी आलोचना यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार CTET में लगभग पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना है आपको ये। तो कहता है कि जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। तो जेंडर है तो जेंडर बताओ कि जैविक है क्या? नहीं। जेंडर यानी कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये थर्ड जेंडर है, ये किसने बनाया है? तो समाज नहीं तो बनाया है ये चीज़। तो ये सामाजिक हो गया, सामाजिक यहाँ भी हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और कह रहा है लिंग निर्मित होता है, तो लिंग है कोई लड़का है या लड़की है, वो कैसे होता है? तो वो जैविक होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त यानी बोलने करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करें। कम से कम क्यों करेंगे? वो तो जब पढ़ा रहे हैं तो सफल की तो अपेक्षा कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि A और R तो ठीक है, लेकिन R की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं यानी अधिगम होता है लर्निंग यानी सीखना। अधिगम होता है हमारा सीखना। मैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए हमेशा। जब बच्चों का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें महत्वपूर्ण ही तो मानेंगे। सीखना होता है एक व्यापक सतत एवं जो व्यापक होता है यानी बड़ा और सतत यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस, उसको हम सीखना कहते हैं। सीख तो हम जिंदगी में कभी भी सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान? नहीं। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना? नहीं। विद्यार्थियों के सीखने की प्रकृति को के प्रति समझ बनाना, ये हमारा राइट है। जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा लगभग। निम्नलिखित मतलब कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है? मतलब हम एक विद्यार्थी को क्वेश्चन दे देते हैं तो वो कैसे उनको करेगा। मान लीजिए एक एवरेज विद्यार्थी है तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देगा वो? नहीं। विद्यार्थी से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना चाहिए, जब बंद होंगे तो क्या ही पूछोगे उससे। विद्यार्थियों में परस्पर अंत्यक्रिया को निरुत्साहित? नहीं, गलत। तो हमारा होगा विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना चाहिए, यानी कि विचार करने के लिए उस पर समय देना चाहिए। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर सब्जेक्ट की लाता रहूँगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बार आपका सीटेट नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद।